हेलो बेटी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपका एलिमेंट और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग कि सर जो आपका स्टाफिंग जो कंसेप्ट था इसके अंदर हमने बेसिक मीनिंग देख लिया था, उसके बाद उसका प्रोसेस वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज ये वाला लेक्चर यानी कि यहां से इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो है एलिमेंट्स ऑफ द स्टाफिंग। दैट इज कौन कौन से होते हैं? तो रिक्रूटमेंट क्या होता है सर, सिलेक्शन क्या होता है और सर ट्रेनिंग क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कहां से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा रिक्रूटमेंट क्या करते हैं बेटा? रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, क्या करना, ज्यादा से ज्यादा जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल आउट करना, यानी कि उसकी पब्लिसिटी करना, उसकी पब्लिसिटी करना। इट्स नोन एज द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग more and more candidate to apply for vacant job position in the organization। यानी कि जो भी आपका पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो वेकेंट जॉब पोजीशन है, उस वेकेंट जॉब पोजीशन को आपको फिल आउट करना है। तो उसके लिए आप जो कैंडिडेट्स है उन कैंडिडेट्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका रिक्रूटमेंट। क्या कहा जाता है? रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ये 1 मार्कर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अब यानी कि जो रिक्रूटमेंट करना तो है आपको, लेकिन इंटरनल सोर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप रिक्रूट कर रहे हो, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसमें से ही आप किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर जितना आपको रिक्वायरमेंट है उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर कर आप उनको जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसको आप फिल आउट कर रहे हो। तो सर आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय अट्रैक्टिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अंदर के एम्प्लॉइज है, जो अभी एट प्रेजेंट जो वर्क कर रहे हैं, उन्हीं में से ही उन्हीं को ही अट्रैक्ट करना, उन्हीं को ही कह सकते हैं मोटिवेट करना, जिसकी वजह से जो वैकेंट जॉब पोजीशन है वो क्या हो सके, हमारी फिल आउट हो सके। द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर एंड कॉमन बिकॉज ऑफ इट्स एडवांटेज। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि ये पॉपुलर क्यों है? बिकॉज इसके कुछ मेरिट्स हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि इसके कुछ एडवांटेज है। तो सर क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट है इट इज एन इकोनॉमिकल। क्या है? इकोनॉमिकल या फिर चिपर रेट में काम हो जाता है इसके अंदर। सर कैसे होता है? क्योंकि यहां पर आपको उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ज्यादा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको जितने भी रूल्स रेगुलेशन से आपके ऑर्गेनाइजेशन के उसके हर चीज उसको पता रहता है। तो इसलिए एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? इकोनॉमिकल है। क्या है? इकोनॉमिकल का मतलब है भाई सस्ता है। क्या है? चिपर है। ठीक है, इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। सेकंड एडवांटेज पॉइंट ये है कि यहां से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो मोटिवेट हो जाएंगे कि अच्छा इस कैंडिडेट इस वर्कर को यहां से इसको प्रमोट करके उस लेवल पर भेज दिया है, तो क्यों ना हम क्यों नहीं जा सकते हैं, तो हम भी अच्छा काम करेंगे, तो इट्स मे बी पॉसिबल, हमारी भी चांसेस हो सकती है कि हम भी हायर पोजीशन पर जा सके। तो वही बोला गया है इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो क्या हो जाएंगे बेटा? मोटिवेट हो जाएंगे। लेस अमाउंट इन इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। ठीक है, वही बात इकोनॉमिकल का पॉइंट यहाँ पर एक्सपांड कर रखा है कि आपको जो ट्रेनिंग पर ज्यादा कह सकते हैं कि अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, यानी लेस अमाउंट इज स्पेंड ऑन ट्रेनिंग। The employees are already familiar with the rules and regulation of organization, so there is a less chance of turnovers। ठीक है, ज्यादा टर्नओवर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज उसका एक ही रीजन है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही पार्ट हो। ठीक है, आप पहले से काम कर रहे थे तो बार बार आपको टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज टू गेट प्रमोशन, एम्प्लॉइज गेट बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप और ज्यादा प्रमोट भी हो सकते हो। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ट्रांसफर की वजह से क्या होगा? अगर सरप्लस एम्प्लॉइज किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के अंदर है, तो जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है जिस
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर आप फिल आउट कर सकते हो। कहां से फिल आउट करोगे? जहां पर सरप्लस एम्प्लॉइज है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर से, तो वहां से आप कहां पर शिफ्ट कर सकते हो? तो वहां पर जहां पर जैसे डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होगी उस डिपार्टमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो सर? आप उस डिपार्टमेंट के अंदर उनको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब सर सीधी सी बात है, इस दुनिया के अंदर किसी की भी बात कर लो, आपकी बात कर लू, मेरी बात कर लू, किसी भी इंडिविजुअल की बात कर लू, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है। चलेगा। तो मैं बोल रहा था कि भाई कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी एक पर्सन हो, अगर किसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं उसके भाई नेगेटिव पॉइंट्स भी अरे होते कि नहीं होते सर? बिल्कुल होते हैं। तो सर उसी तरह से बात करते हैं डीमेरिट्स, और सर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ किसके? आपके मेरे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। और सर अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीमेरिट्स बोले या फिर सर लिमिटेशंस बोले, दोनों का मतलब सेम। अरे चुन्नू का घर पे नाम क्या? मुन्नू, तो उसी तरह से डीमेरिट्स बोलूं या फिर लिमिटेशंस बोलूं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो सर मैं बात करता हूं, चलेगा। तो डीमेरिट्स और लिमिटेशंस की बात कर रहे थे। नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट जो ड्रॉबैक है किसका? आपका, मेरा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, वो ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश और न्यू टैलेंट नहीं आएगा, क्योंकि वही एम्प्लॉय आपने उसी एम्प्लॉय को हायर किया है, उसी को हायर जॉब दी है जो आपके पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से है था। ठीक है, तो बाहर का युवाओं का उल्टा करते हैं तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है तो अच्छे से आंधी तूफान आ सकते हैं। ऐसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो युवाओं वाले जो लोग हैं, जो यूथ है, जो आज की जो जनरेशन है, वो एक्सटर्नल सोर्स के पार्ट है, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं, तो क्या कोई फ्रेश टैलेंट है? क्या वो कोई न्यू आइडियाज लाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो नहीं लाएंगे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, किसका ड्रॉबैक है? आपका, मेरा, या फिर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का? तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। ठीक है, देयर विल बी लिमिटेड चॉइस बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो तो फिक्स्ड है। 500 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, 260 हो सकते हैं, 260 से ज्यादा तो है ही नहीं। तो आपको सेलेक्ट किसमें से करना है? तो सर हमको सेलेक्ट भी करेंगे तो 260 से ही करना पड़ेगा, उसमें से जो अच्छा होगा उसी को ले पाओगे आप लोग। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहां पर लिमिटेड चॉइस है, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उसी में से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई ज्यादा आपके पास में कह सकते कि अल्टरनेटिव नहीं है उस जॉब को फिल आउट करने में। थर्ड पॉइंट है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहे हैं, बार बार एक जगह से दूसरी जगह आपको भेजा जा रहा है, कि पहले इस डिपार्टमेंट में, फिर इस डिपार्टमेंट में, फिर इस डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी आएगी। इनएफिशिएंसी के साथ में इनइफेक्टिवनेस आएगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन ही न्यू है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ही न्यू है, तो क्या कर लोगे आप लोग? तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ही न्यू है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? तो वहां पर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपका काम नहीं करेगा। एम्प्लॉइज में बिकम when they are sure of time bound performance। ठीक है, यहां पर टाइम बाउंड परफॉर्मेंस का भी एक इश्यू रहता है। द स्पिरिट ऑफ द कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज में हैम्पर, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्पिरिट की कह सकते हैं कि इश्यू आ जाता है कि यहाँ पर कि वो उसको आगे ले लिया, हमको नहीं ले पाया, इस टाइप से। यानी कि आपको ज्यादा देखो 3 4 5 6 पॉइंटेड, एटलीस्ट 5 मेरिट्स और 5 डिमेरिट्स अपने को पता होना चाहिए, किसके? इंटरनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का देख लिया अपन, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव एस्पेक्ट देख लिया। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको रिक्रूटमेंट करना तो है, उसके क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या मेथड्स है, तो देखते हैं बेटा। चलिए, तो सर अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सर क्या? वो है आपका ट्रांसफर। सर क्या है ट्रांसफर? क्या होता है? आपने सुना होगा कि मेरे भैया का ट्रांसफर हुआ है, मेरे जो दीदी है उनका ट्रांसफर हुआ है, मेरे फादर का, मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ है? सर ट्रांसफर हुआ है। तो सर ट्रांसफर क्या होता है? तो पढ़ते हैं, ट्रांसफर मीन्स
horizontal shifting of employees from one job position to other at the same level of authority from one department to another. Generally with the transfer there is no changes in the compensation level and authority level. बेटा ध्यान रखना, जब भी बात करते हैं ट्रांसफर के अंदर खाली आपकी प्लेस चेंज होती है। क्या होती है बेटा? ट्रांसफर के अंदर खाली आपकी प्लेस चेंज होती है। आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं, उस डिपार्टमेंट को छोड़कर आपको कुछ अदर डिपार्टमेंट दिया जाता है। क्या ध्यान रखना, क्या ट्रांसफर के अंदर आपकी अथॉरिटी, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी चेंज होती है? तो नहीं होती है सर। जो अथॉरिटी, जो पहले जो अथॉरिटी थी वही रहेगी। क्या सर? कंपनसेशन लेवल यानी कि आपका जो अमाउंट है, क्या अमाउंट, क्या आपकी सैलरी, क्या रेम्युनरेशन, क्या उसमें चेंज आता है? क्या नहीं, उसमें भी चेंज नहीं आता है। ट्रांसफर के अंदर खाली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आपका क्या होता है? शिफ्टिंग होती है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर। उसको क्या कहा गया है सर? उसको बोला गया है आपका ट्रांसफर। देयर इज नो चेंज इन द रैंक, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रेस्टिजियस, ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज चेंज। खाली वर्किंग प्लेस चेंज होती है। पहले आप इस डिपार्टमेंट थे, उस डिपार्टमेंट को छोड़ के आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हो, उसको क्या कहा जाता है? तो सर उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ट्रांसफर कहा जाता है। अब बात करते हैं सर प्रमोशन। सर किसकी बात करते हैं? सर प्रमोशन। ये भी सुना होगा कि मेरे फादर का प्रमोशन हुआ है, मेरे जो दीदी है उनका प्रमोशन हुआ है, मेरे भैया का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन के अंदर क्या पैसा बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? तो बढ़ते हैं। प्रमोशन रेफर टू द वर्टिकल शिफ्टिंग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग किसके अंदर होती है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग इज अ ट्रांसफर एंड वर्टिकल शिफ्टिंग किसमें होती है? प्रमोशन के अंदर। प्रमोशन रेफर्स टू वर्टिकल शिफ्टिंग एंड एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ ऑथोरिटी। क्या प्रमोशन के अंदर ऑथोरिटी बढ़ती है? तो यस सर, प्रमोशन के अंदर ऑथोरिटी बढ़ती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। प्रमोशन द ऑथोरिटी लेवल, द रैंक, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड द प्रेस्टीज इंक्रीज, देयर इज एन इंक्रीज इन द कंपनसेशन सैलरी ऑल्सो। तो प्रमोशन के अंदर आपका लेवल बढ़ता है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, साथ में पैसा बढ़ता है। भाई पैसा बढ़ता है तो पैसा किसमें बढ़ता है? क्या ट्रांसफर के अंदर या प्रमोशन के अंदर? तो सर ध्यान रखना, हमेशा प्रमोशन के अंदर पैसा बढ़ता है। पैसों के साथ साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी और अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, हर चीज क्या होगी सर? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि पैसा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब क्या थे? मेथड्स थे। क्या थे? मेथड्स थे। किसके मेथड से? रिक्रूटमेंट के। किसके थे बेटा? रिक्रूटमेंट के। अब बढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब क्या बढ़ते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि अभी तक अपने पढ़ा था ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। यानी कि जब आपको किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना पड़ता था तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही उस एम्प्लॉय को लेते थे और उसको हायर जॉब पोजीशन या फिर उसका ट्रांसफर करते थे। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as the external source of recruitment। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जब लोगों को, किसी कैंडिडेट को बुलाया जाता है उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल आउट करने के लिए, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 2025 के अंदर। बिजनेस स्टडीज पेपर आपको पता हो तो 2025 के अंदर आरबीएससी के अंदर बेटा 2 पेपर हुए थे बिजनेस के। फर्स्ट कैंसिल कर दिया, जो सेकंड पेपर था, तब उसके अंदर यहां से क्वेश्चन आया था कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और एक क्वेश्चन था आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो बिल्कुल आपको विश्वास के साथ में काम कराया जाएगा, तो देखिएगा, ठीक है।
तो एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि सर जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके क्या मेरिट्स है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर उसके क्या एडवांटेजेस। तो फर्स्ट है फ्रेश टैलेंट। क्या है बेटा? फ्रेश टैलेंट। आप देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है सर? आपको क्या करना है? आपको खाली एक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को याद रखना है, उसके अपोजिट आप लिख सकते हैं। देखो अगर आप इंटरनल के डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़ लेते हो, देखो फ्रेश टैलेंट यहां पर क्या है? पॉजिटिव। वहां पर क्या था? वहां पर क्या था? वहां पर डिमेरिट्स था। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रेश टैलेंट। विद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम इन द टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं आपके पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर फ्रेश टैलेंट आएगा। बेटा क्या आएगा? वहां पर आपका फ्रेश टैलेंट आएगा। क्या आएगा सर? फ्रेश टैलेंट आएगा। ठीक है, फिर है वाइडर चॉइस। अब वाइडर चॉइस यानी कि आज आपको जो एम्प्लॉय चाहिए वो आपको मिल सकता है, बिकॉज आपके पास में अल्टरनेटिव है। आपके पास में पूरा वर्ल्ड वाइड पूरा वर्ल्ड पड़ा है। आपको जो क्रिमिश पर्सन चाहिए, जो पर्सन चाहिए है, जिस टाइप का पर्सन चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन इंटरनल में ये थोड़ी चीज मुश्किल थी क्योंकि वहां पर तो फिक्स थे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उसी में से आपको क्या करना था बेटा? सेलेक्ट करना था। थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन गेट वाइडर choice. फिर qualified personals. By using external recruitment, the management can get qualified and trained person. ठीक है, यहां पर आप trained और qualified persons अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, अलग अलग डिप्लोमास, जिस भी टाइप का आपको एम्प्लॉय चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपको मिल सकता है। ठीक है, किस कैसे मिलेगा? बाय द किसकी वजह से मिलेगा? ओनली फॉर एक्सटर्नल सोर्स। फिर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट through campus placement organization can get employees with the latest technologies knowledge. ठीक है, आप अलग अलग एम्प्लॉयमेंट जो रिक्वायरमेंट रहती है, जिस टाइप का आपको एम्प्लॉय चाहिए वहां से भी आप एम्प्लॉय को कर सकते हैं बाय कैंपस प्लेसमेंट। सर कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? तो कैंपस प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, जब वो जैसे कि बीकॉम कर रहा है या फिर पीजी कोर्सेज के अंदर एनरोल है, जैसे एमकॉम है या फिर उसका एमबीए चल रहा है, तो थर्ड सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर के बाद ही कंपनीज वहां पर विजिट करती है और उनका क्या होता है? फिर प्लेसमेंट होता है। उसको बोला जाता है कैंपस प्लेसमेंट, यानी वहां से बच्चे को एक्वायर्ड किया जाता है। फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट when outsiders join the organization, this develop the competitive spirit in the existing employees of the organization. ठीक है, ये एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है। एक कंपटीशन, एक अच्छा एक्चुअल जो कंपटीशन होना चाहिए था वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है अदर ऑर्गेनाइजेशन के से। फिर डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सबके पॉजिटिव है तो सबके नेगेटिव भी होंगे। तो नेगेटिव की बात करते हैं, द मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज गोज डाउन और फॉल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि यार जो कंपनी है उसने बाहर से लोगों को एक्वायर किया, हमको भी तो ले सकती थी, इस टाइप से। फिर द न्यू एम्प्लॉयज में may not adjust in the rules regulation of the organization, which means more chances of turnover. ठीक है, बार बार टर्नओवर की चांसेस यहां पर हो सकती है, बिकॉज हो सकता है कि जिस कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट किया गया हो उसको आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट है, वो क्लाइमेट है, वो सूट नहीं कर रहा है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो सूट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर बहुत ज्यादा क्या होंगे बेटा? टर्नओवर्स होंगे। ठीक है, इट इज अ expensive as it invite the outsider to apply for the job. कंपनीज हैव टू बियर हैवी बर्डन ऑफ द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि कहीं ना कहीं यहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं बाद एडवर्टाइजिंग, क्योंकि लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है? हेवी काम है। ठीक है, और ये लेंदी प्रोसेस है, कोई शॉर्ट टर्म काम नहीं है, कोई मिनटों का काम नहीं, कोई घंटों का काम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। प्रॉपर पूरा प्रोसेस जब पूरा फॉलो आउट होता है तब जाके आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो बेटा ये सब क्या थे? ये सब आपके डीमेरिट्स थे। किसके डीमेरिट्स थे बेटा? आपके, मेरे या फिर एक्सटर्नल सोर्स के। तो एक्सटर्नल सोर्स के तो बेटा यहां पर ही इस वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करना है तो उसके कौन कौन से टाइप। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से जो टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
एक तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके, एक्सटर्नल और इंटरनल के, प्रमोशन क्या होता है पता होना चाहिए, और ट्रांसफर क्या होता है ये चीजें पता होना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।